सो है गाइज वेलकम। अब बहुत दिनों बाद इस चैनल पे हमारी मुलाकात हो रही है। और गाइज आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज योर एग्जाम, इट बिकॉज यू आर इंडियन, राइट। सो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपको अभी से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब हिंदुस्तानी वासियों के लिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम लोगों को नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो शुरू करते हैं। सो इट्स अ पार्ट नंबर 3, आई मीन चैप्टर नंबर 3, इट्स फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स कवर्ड आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35। ओके। सो पेरियर कहते हैं कि भाई किसी को भी हक नहीं, कोई मतलब हर इंसान को हक है कि कोई भी ओपिनियन रिफ्यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी आइडियोलॉजी आप लोग आपके सामने रखी और आपको ये आइडियोलॉजी समझ में नहीं आया या फिर आपको पसंद नहीं आया या फिर आपको इसको फॉलो नहीं करना, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप मेरी ओपिनियन को रिफ्यूज़ कर दे। बट आपका कोई हक नहीं कि आप मेरे एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करें। आप मुझे रोक नहीं सकते कि मैं अपनी आइडियोलॉजी रखूं या नहीं, राइट। सो पेरियर इज़ वन ऑफ द इंडियन सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने कहा कि वन एवरी वन हैज़ अ राइट टू रिफ्यूज़ एनी ओपिनियन बट नो वन हैज़ अ राइट टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्रेशन, राइट। मतलब मैं आपको चुप तो नहीं करा सकता, बट हाँ, अगर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आपकी बात मुझे मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना अपनी लाइफ में, तो ये मेरा अधिकार है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इस सेशन के अंदर। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो हम एक बार देख लेते हैं। सो वी विल लर्न firstly, first and last, that we are going through the whole session of the fundamental rights and why they are fundamental rights, list of the fundamental rights and features of the fundamental rights। और उसके बारे में जो जो सारी बातें हमको समझ में आएगी वो जो सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए एक्चुअली में, वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। सो start it's with a introduction. So fundamental rights are a place in a part 3 of it's covered article 14 to article 35 of the Indian Constitution। और ये सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंट्रोडक्शन के अंदर खास करके हैं वो आप लोगों को हेल्प करेगी आपके ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, मतलब खास करके ऑब्जेक्टिव, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल तौर पे पेपर के अंदर जस्ट 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हो गए, तो उसके अंदर आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, राइट। सो दे गारंटिंग द सिविल लिबर्टी सच एज ऑल इंडियन कैन लीड देयर लिव इन स्पेस, लिव इन पीस एंड हार्मनी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। आप हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बॉर्न है, बाय बर्थ है। तो हम लोगों को कुछ गारंटीज दी जाती है सरकार की तरफ से, नॉट सरकार की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, बिकॉज सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग चीज़ है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मुझे कुछ हक मिलते हैं। तो वो सारी बातें हम इस सेशन के अंदर करेंगे। सो व्हाट आर दे, वी आर गोइंग टू सी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स। द फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल और एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इंडियन सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपका हक हो कि आपको खाना मिले, आपको रहना मिले, आपको आपको ज़िंदगी मिले, और मेरा कोई हक नहीं कि मैं किसी की जान ले सकूं, राइट। बिकॉज आपका जीना आपका हक है, राइट। सो अगर इन सारे हक में से अगर मैं आपकी एजुकेशन छीन लूँ, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपसे छीन लूँ कि भाई नहीं, इस इंसान को जानकारी मिलनी नहीं चाहिए, तो आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। सो फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल, राइट। ये होना ज़रूरी है, ओके। द राइट्स आर यूनिवर्सली अप्लाइड टू ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर, राइट। अगर मान लो कि कोई आदमी जो फॉरेनर होता है, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकता है, एनआरआई हो, कोई बाहर से आ रहा, कोई लाइक योर रिलेटिव्स, राइट। तो क्या ये हो सकता है, क्या आप चाहेंगे या फिर क्या कोई भी चाहेगा कि अपने रिलेटिव को हिंदुस्तान के अंदर जीने का हक नहीं। सो फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सली अप्लाई टू द ऑल सिटीजन। यहाँ पे एक सिटीजन मेंशन किया हुआ कि भाई ऑल सिटीजन, बट इवन दो द पीपल हु आर नॉट citizen of India, they have also right to live in India, right to right to move in India। अगर कोई गुजरात के अंदर लैंड कर रहा है बाहर से आकर, फॉर एग्जांपल कोई इंसान इंग्लैंड से आया, गुजरात के अंदर लैंड किया, तो उसका हक ये भी है, उसका पास ये राइट है कि वो महाराष्ट्र जा सके, वो वेस्ट बंगाल जा सके, वो दिल्ली जा सके, वो घूम सकता है इंडिया के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूरिस्ट राइट नाउ, ऑफ कोर्स दे टूरिस्ट कैन, बट एनी पर्सन इन इंडिया who is a legal citizen, or who are the legal from any other country, he has a right to he has a fundamental rights, uh,
ऑफ इंडिया, राइट। सो आर्टिकल 14 to 35 कवर करेगी, मतलब फॉरेन पॉलिसी के अंदर अलग अलग चीज़ें, बट इन इन द सेंस में आपको बात करूँ कि कॉमन चीज़ है, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स बाय द कोड सब्जेक्ट टू द कर्टन रिस्ट्रिक्शन। तो लाइक कोई आपका हक छीन न ले, कोई आप पे जुल्म ना करे, कोई आपका शोषण ना करे, इस वजह से इट्स एनफोर्स बाय द कोर्ट, राइट। ये कोई पॉलिसी नहीं है या फिर ये कोई स्कीम नहीं है जो सरकार एनफोर्स करेगी, बट इट्स एनफोर्स बाय द कोर्ट्स बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल। अगर कोई भी सरकार हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स universal, right? So fundamental rights have for the Indian have been also aimed for the overcoming the inequalities of pre-independent social practices. For example, मान लो कि आप कोई माइनॉरिटी से है या फिर आप ऐसे कास्ट से है, लाइक एथनिक कास्ट इज राइट। सो प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले बहुत सारे ऐसे अछूतता, ऐसी वगैरह वगैरह, बहुत सारी अनटचेबिलिटी एंड लाइक ये तो सेम ही हुआ, बट भेदभाव होता था, राइट। बहुत सारी जगह पब्लिक प्लेसेस पे होता था। सो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फंडामेंटल राइट्स इंडिया के अंदर लागू करने पड़े। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी बाय अलाउइंग देम टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल गुजराती के अंदर गुजराती मीडियम, महाराष्ट्र के अंदर मराठी मीडियम, साउथ के अंदर हम जाओगे आप मलयालम, तमिल एंड कर्नाटक, लाइक ओके। सो दीज आर द लैंग्वेजेस। इस लैंग्वेजेस के अंदर आप एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप बंगाली मीडियम खोल सकते हो, राइट। सो इवन दो कि बहुत सारी लाइक स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स या कॉलेज होती है, उसके अंदर भी लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज, बट यू कैन ओपन योर ओन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप अपनी एजुकेशन या फिर अपने जो ग्रुप की आपकी जो अपने लोग हैं, अपने जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, आपको उस वे के अंदर उनकी लैंग्वेज के अंदर आपको एजुकेशन देना, तो आप अपनी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हाँ, इवन दो यहाँ पे बोला कि एंड एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर मैनी उर्दू स्कूल इन नॉर्थ इंडिया, देर आर मैनी लाइक इस्लामिक schools in North India. There are many gurukuls, ashrams, and like navodayas, etc., etc. So आप अपनी minority, अपनी religious, ethnic, educational rights like you know establish कर सकते हो, right? So what are the fundamental rights? Fundamental rights are the basic human rights placed in a constitution of India which are guaranteed to the all citizens. For example, आप मान लो कि आप हिंदी बोलते हो और आप इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज वी कैन से, बट अगर आपको मैं फोर्स करूँ कि नहीं, यू हैव टू लर्न बंगाली, यू हैव टू स्पीक इन बंगाली, यू हैव टू स्पीक इन मराठी, सो दिस इज अ नॉट अ राइट वे, राइट। ऑफ कोर्स आप प्रेशराइज फील करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप नहीं सीख पाएंगे या फिर आप सीखना नहीं चाहेंगे, आपका अधिकार है, आपको जो भाषा सीखनी है, आपको जो भाषा बोलनी है, आप बोल सकते हो, राइट। सो दे आर लीगल, सोशल एंड एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। जाहिर सी बात है यार, एक मतलब आप ही सोचो ना कि आप बचपन से हिंदी या फिर आप अपनी भाषा मातृभाषा में मलयालम या तमिल के अंदर या फिर बंगाली के अंदर या फिर आपकी जो नॉर्थ इंडियन भाषा है, जो भी मतलब एथनिक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैथिली वगैरह वगैरह है ना, भोजपुरी। सो ये भाषा के अंदर आप बड़े हुए, अगर हम आपको फोर्स करोगे नहीं, यू हैव टू स्पीक इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, यू हैव टू स्टडी इन दिस वे ओनली, तो दिस इज़ अ नॉट एथिकल थिंग, राइट। सो एक एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की वजह से फंडामेंटल राइट्स को लागू किए गए हैं। दे प्लेस लिमिटेशन एंड बाउंड्री अपॉन द एक्शन ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप्स। मैं इंडिविजुअली आपको कुछ नहीं बोल सकता, अगर कोई संस्था, कोई ग्रुप भी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप ऐसा ही करो, जो आपका हक, आगे मैं आपको लाइक लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के अंदर सेक्शन उसके अंदर बताऊंगा, वो कोई भी वायलेट कर नहीं सकता। यहाँ तक के स्टेट गवर्नमेंट भी, कोई भी गवर्नमेंट, यहाँ पे बोला ना स्टेट, एक्शन ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ओवर पूरा इंडिया आ गया, राइट। upon the action of the state and individuals or group, कोई भी example, if one has the right to life, this means that other do not have liberty to kill him or her। अगर आपका जीना हक है तो आपका कोई हक नहीं कि आप किसी को मार सके। they are important to establish pillar of the society and culture, right? Okay, so moving forward, why they call are the fundamental rights, right? They are known as a fundamental right because the two reasons, सबसे पहले तो वो लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और दूसरा है कि भाई जस्टिसेबल है, एनफोर्स थ्रू द कोर्ट, मींस इन केस ऑफ देयर वायलेशन, अगर आप के सामने या फिर आपके हक में अगर कोई लाइक फंडामेंटल राइट्स आपकी कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट के अंदर फॉर देयर प्रोटेक्शन। इवन कि आप पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इंटैक्ट लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ दिस राइट्स,
इट विल बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द कोर्ट। अगर सरकार कोई ऐसी लाइक यू नो ऐसी पॉलिसी या फिर ऐसी चीज़ें इन्फोर्स करे जो आपकी फंडामेंटल राइट्स छीन रही हो, तो उस केस के अंदर वो लॉ कोर्ट के थ्रू इनवैलिड मानी जाएगी। सो this is this is fundamental rights. Okay, the fundamental rights are the fundamental because they are essential and natural for the overall development of the human beings, right? So these are the list of the fundamental rights, and you can see them in the screen, the list of the these are the fundamental rights of the Indian Constitution along with the article related to them. So what are they? We are going to cover all of this, so please stay tuned, and I will do one thing. I will do one thing, that I will, I will give a time span in a description, so you can jump through the different in different rights. Okay, so first right to equality. So what is the right to equality? Right to equality provides the equal treatment of the everyone before the law, prevent discriminations, uh, prevent discrimination on on various ground, treat everybody as equal in a matter of the public employment, and abolish untouchability and titles. So this, for example, मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर गए, और अगर आपको ये बोला गया कि भाई हाँ, तुम तो भाई इस ज़ात के हो, इस जगह से आ रहे हो, या फिर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब राइट टू इक्वलिटी आपसे छीनी जा रही है, राइट? सो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट, एंड यू कैन आस्क फॉर द डिमांड ऑफ द राइट, you can ask for your right. So these the type of the equality are natural, social, civil, political, economic, and legal, right? So this is a type of the equality are. Now the आर्टिकल 14, व्हाट इज आर्टिकल 14? अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इसको याद करने का जो आसान तरीका है ना, वो मैं आपको इस वे में बता देता हूँ कि जो ये जो बुकमार्क दिख रहा है आपको, उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट? ओके, सो व्हाट आर द फंडामेंटल्स इन दिस? ओके, तो आप क्या करो कि यहाँ पे ना राइट टू इक्वालिटी है, राइट? तो यहाँ पे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, तो मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि आर्टिकल 14 है, राइट? इधर जस्ट फॉर सेकेंड। सो मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ राइट साइड ऑफ द विंडो यू कैन सी दैट आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये जो ये जो 5 आर्टिकल्स है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ गया, राइट? फिर आप आगे बढ़ेंगे, राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें आ गई वो आपको आगे पता चले। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप आर्टिकल इसके अंदर आएंगे, राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसके अंदर आपको जो भी किस सेक्शन के अंदर आएगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोशन, ओके, तो आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन से कौन से आर्टिकल आएंगे, राइट? तो आपको आर्टिकल यहाँ से याद कर लेने हैं, आप नोट कर सकते हो यहाँ से, ओके? तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर 14 से 18 आएंगे, फिर राइट टू फ्रीडम के अंदर 19 से 22 आएंगे। तो आप लोग देख सकते हो 19 के अंदर राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप एक चार्ट बना लो सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा कि भाई कौन सी राइट्स किस किस के अंदर है, राइट? तो दिस इज वे यू कैन गो थ्रू द होल सेशन। सो ये जो PDF है वो आपको शेयर कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी अबाउट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम ये तो खत्म हो चुका था, वी आर गोइंग टू द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई to any person equality before the law or the equal protection to the law within the territory of India, right? तो इसके अंदर कहने की कोशिश ये हो रही है कि स्टेट जो है, जो भी मीन्स जो गवर्नमेंट है, या फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस जो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी द बिफोर द लॉ, उसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि मतलब नो वन इज़ अबोव द लॉ। कोई भी इंसान कैसा भी हो, कहाँ का भी कोई MP हो, MLA हो, अगर उसने क्राइम किया है तो वो लॉ से ऊपर नहीं होगा। दिस सेम रूल अप्लाई टू एवरीवन, PM, जज, बिलियनियर, ब्यूरोक्रेट, स्टूडेंट और सिटीजन।
पावर, पोजिशन, मनी, रिलीजन और द स्टेटस डोंट बाय द लीगल इम्यूनिटी। ओके, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, आई अग्री कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, बट इन पेपर इन जनरल जो होना चाहिए, जो एक्चुअली के अंदर अगर आपको देश को स्वर्ग बनाना है तो यू शुड ओबे द लॉज। ओके, सो पावर, पोजिशन, मनी, रिलीजन आपकी लीगल इम्यूनिटी नहीं है। ओके, सो लॉस इज इंडिविजुअल नॉट इन्फ्लुएंस। जो लॉ है, जो कानून है, वो ईच एंड इंडिविजुअल को देख रहा है। तो ये जो आर्टिकल 14 है वो बेसिकली दो चीज़ को गारंटी करती है। सबसे पहले तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि भाई हर इंसान लाइक लॉ से बढ़कर नहीं है, कोई भी इंसान हो कैसा भी हो। एंड दूसरी जो चीज़ जो ये गारंटी करती है वो गारंटी करती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, द स्टेट मस्ट ट्रीट पीपल इन सिमिलर सिचुएशन सिमिलरली। इट कैन क्लासीफाई पीपल ओनली इफ देयर इज अ लॉजिकल रीजन। मन देयर इज अ कॉल्ड अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डिफरेंट लॉ फॉर द चिल्ड्रन और डिफरेंट लॉ फॉर द इंडिविजुअल, तो ये सारी चीज़ें वैलिड हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे कोई लॉजिकल रीज़न बन सकता है कि भाई हाँ ये अलग सिचुएशन है और ये अलग सिचुएशन है। यहाँ के इस केस के अंदर अडल्ट था, इस केस के अंदर छोटा बच्चा है। सो इस केस के मतलब इन दिस लाइक यू नो इन दिस सिचुएशन दो इक्वलिटी जो होगी वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इन केस इन दिस सिचुएशन। ओके, तो इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे एक लॉजिक हो कि भाई ये बच्चा था, इस केस में इसने ये क्राइम किया तो इसकी ये सज़ा होगी, और ये एडल्ट है, ये 18+ है, तो इस केस के अंदर इसके साथ ये सज़ा इसको मतलब आई मीन ये सज़ा दी जाएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेट आर्बिटरी मतलब स्टेट कैन नॉट डू डिस्क्रिमिनेट आर्बिटरीली। ओके, मेक लॉ टारगेटिंग और द फेवरिंग इंडिविजुअल विदाउट जस्टिफिकेशन। यहाँ पे कोई फेवरिटिज्म नहीं हो सकता है ना। डिनाई द लीगल रेमेडीज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, भाई हाँ ये तो भाई बड़ा आदमी है, तो जो भी लीगल रेमेडीज है उसको नेगलेक्ट कर देना, हाँ नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तू नहीं करेगा तो चलेगा। सो ये नहीं हो सकता। लाइक इट इन्फोर्स द रूल ऑफ द लॉ नॉट पावर रूल ऑफ द पावर, राइट। सो होप सो आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज the state shall not discriminate any citizen on the ground of religion, caste, race, gender, place and birth. So इसके अंदर तो हम पढ़ के भी लाइक अगर आप इसको रीड करोगे अच्छे से तो आप इसको समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और लाइक इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है हमको, राइट। सो नथिंग टू वरी अबाउट द कि भाई इसके अंदर क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको किसी भी सिटीजन के अंदर भेदभाव करना नहीं चाहिए। ऑल सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू स्कूल, वेल्स, घाट्स एक्सेट्रा देयर आर मेंटेन्ड बाय स्टेट। ओके, इट इज एम्पावर्ड स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमन, चिल्ड्रन एंड द बैकवर्ड क्लासेस। ओके, सो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 15 हमें क्या दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज द इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी. What does equality of opportunity says to us? There shall be the equality of the opportunity for all citizens in matter of the relating to the employment or the appointment to any office under the state. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी कहीं भी कैसा भी हो, किसी भी जात पात या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भाई हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, या फिर ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या सिख है, ईसाई है, या फिर ये कोई दलित है, कोई कहीं सा भी हो, कहीं का भी हो। अगर कोई गुजरात के अंदर कोई आसाम में अगर जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो जॉब मिलनी चाहिए। अगर कोई साउथ का बंदा अगर नॉर्थ में जाके जॉब कर रहा है तो उसको वो जॉब मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ डिजर्विंग पर्सन। ओके, द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 है, तो अछूतता जो है, इट एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस एनी फॉर्म। अगर किसी भी फॉर्म के अंदर अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो आई थिंक आई लाइक आई डिड अ क्राइम इन केस ऑफ आई प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर मैंने ऐसी कोई हरकत हो गई मुझसे जहाँ पे मैंने अछूतता दिखाई, राइट। सो द मेन गोल ऑफ द आर्टिकल इज टू रिमूव द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विच प्रिवलेंट स्टिल इन कंट्री। सो आज भी देश के अंदर बहुत सारी जगह पे है जो इस देश के अंदर हो रहा है, और लाइक ज़्यादातर तौर पे हो ही रहा है। और ओके, सो वी कैन understand what it want to say
एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट कवर एंड क्या इस कौन सी चीज़ ये प्रोटेक्ट कर रही है, किस ज़ात को प्रोटेक्ट कर रही है और किस ग्राउंड किस बेसिस पे किस लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है. ओके, सो ऑफ कोर्स ये लाइक इट्स मीन्स द इंडिया हैज़ अ जीरो टॉलरेंस फॉर द अनटचेबिलिटी. मतलब ये ऑन पेपर तो ये ऐसा ही है, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है. बहुत सारे लोग अभी भी इस सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस पर हम जनरल तौर पर बातें नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज आई थिंक we and like we the people of the India also involved in this untouchability practice, and I feel very ashamed as an Indian the way the people do such things with any Indian. Okay, so it's not socially, it's not legally, it's not culturally, and any in any form, है ना, सोशली भी नहीं, लीगली भी नहीं और कल्चरली भी नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर अनटचेबिलिटी इज एब्लोइज आउटराइट. ओके, एनी फॉर्म इन प्रैक्टिस इलीगल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. चाहे मैं इनडायरेक्टली करूँ, किसी को फ़ोन घुमा के बोलूँ कि भाई हाँ उसको मत लेना बिकॉज वो वहाँ से है, वो यहाँ से है, ऐसा नहीं हो सकता. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट इज पनिशेबल बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ, राइट. सो now we are moving toward the article 18, the abolition of the title. Okay, so this says about that India, citizens of India shall not escape any except any national or the foreign titles. Okay, मतलब आप एक चीज़ समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसने नाम दे दिया. ओके, द टाइटल इज समथिंग दैट हैंग्स ऑन वंस नेम एज एन अपेंडेंस, prefix such as a sir, nawab, maharaja, rai bahadur, etc. Democracy should not create titles on titular glories, जो आज खास करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है. बिकॉज पीपल आर लाइक there's a hero worshipping culture in India, right? Hero worshipping culture in India. The people are like praising someone like he or she may be not deserving such thing, but still they praise someone, right? India reject the artificial hierarchies. The citizen must not accept titles that create a social inequalities or the loyalty conflicts. The state, मतलब for example अगर किसी को sir, like he is a god, he is a something, he is a legend, ये सारे titles हमें नहीं मानने हैं. हाँ, award like the Bharat Ratna and military honors like Paramveer Chakra do not belongs to this category as they denote a state recognition for the good work by the citizen. Bharat Ratna award, it's given to the Ratan Tata, right? He is a Ratna, of course he is a Ratan Tata, right? So this type of award because they work good, these are the recognized by the state for the good work by citizen, right? So like Indian citizens should not escape accept any titles from the foreign government, any external authority, चाहे कोई भी हो कि भाई हाँ किसी बाहर की कंट्री में आप गए, आपको वहाँ पे एक टाइटल में फॉर एग्जांपल आपको एक नवाब या महाराजा का टाइटल मिला, तो इंडिया के अंदर उसको आप नहीं चला सकते, राइट. इट्स एलिमिनेट्स द फ्यूडल माइंडसेट एंड स्टेट बेस्ड प्रिविलेज. आपको प्रिविलेज इस बेस पे न मिले कि भाई हाँ आप तो बाहर गए थे, आपने ये किया, आपको फुला, आप बहुत पैसे वाले हैं, आपको किसी ने राजा बोल दिया, आपने किसी ने आपको महाराजा बोल दिया, किसी ने आपको नवाब बोल दिया, तो ये टाइटल बाजी इंडिया के अंदर नहीं चलेगी बिकॉज इट इज़ अ आर्टिकल, द अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, राइट. नाउ द वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट राइट, दैट्स right to the freedom, and it covers from article 19 to 22. The right to freedom is one of the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India. तो भैया ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, आज हिंदुस्तान के अंदर लाइक दे आर यू नो मीन्स जैसे तैसे करके गवर्नमेंट जो है या फिर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या फिर बड़ी बड़ी ग्रुप्स हो गए जिनके पास पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, दे आर लाइक यू नो लाइक दे आर ट्राई टू लाइक मीन्स दे आर constantly trying to dilute these freedoms of the citizens. The right to freedom guarantees the freedom of the citizen to live the life of the dignity among the other people. Okay, dignity among the other thing. So जो आर्टिकल 19 से 22 आप अभी सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, सो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को खास करके ध्यान से देखें और ये जो बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि शायद मैं आर्टिकल जो राइट टू फ्रीडम के अंदर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगा कि
मीन्स क्या रिक्वायरमेंट है इस सब चीज़ों की, राइट। और आपको ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज आर्टिकल लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अबाउट एग्जाम ओनली। एज एन इंडियन आपको हिंदुस्तान के अंदर रहना है, और आपको यू नो लाइक आपको अपनी ज़िंदगी का मतलब 95%, अगर हाँ ठीक है आप कुछ साल के लिए बाहर चले जाते हैं कुछ पैसा कमाने, जो बहुसंख्यक इंडियन का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि हम बाहर जाएंगे कुछ पैसे कमा के वापस हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आप 2-3 साल के लिए आप बाहर गए, आपने थोड़ा पैसा कमाया, आपने यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर घर ले लिया, आपने अपनी ज़मीन ले ली, छोटा मोटा कुछ कारोबार सेट कर दिया, फिर आप हिंदुस्तान वापस आ गए। आप हिंदुस्तान वापस आने के बाद आप हिंदुस्तान में ही रहेंगे। अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते तो कम से कम आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली जो नस्ल, आपके जो फैमिलीज़, आपके मामा मामी बुआ खाला, ये लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है और उनके लिए जानना भी ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को खास करके इस मोमेंट से आप इसको अच्छे से देखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द राइट टू फ्रीडम। सो Article 19 says the right regarding the freedom of speech. So Article 19 guarantees the 19, you know, this Article 19 guarantees the following the six freedom. Okay, so what are they? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये सारी चीज़ें पढ़ो। फ्रीडम टू फॉर्म द associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to practice any profession or to carry any occupation, trade or business। तो भैया आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? क्या आप आसानी के साथ कोई एक लाइक आप इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली? क्या आप एसोसिएशंस या यूनियंस बना सकते हैं? क्या आप हिंदुस्तान के अंदर लाइक फ्रीली किसी भी टेरिटरी के अंदर, फॉर एग्जांपल आप गुजरात में रहते हैं, आपको मन हुआ कि नहीं मैं जाकर वेस्ट बंगाल के अंदर अपना घर मकान खरीद के रहूं, क्या वहां पर जाकर सेटल होना आज आपके लिए इतना ईजी है? वाई? कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज दिखेगी, not by financially but maybe the socially, maybe culturally, because we Indians make it difficult, right? So freedom of expression speech जो कहता है right to express opinion through the speech, writing, media, arts or the digital platform, includes press freedom। ओके, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, डिफेमेशंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इन अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू होल्ड मीटिंग्स, रैलीज एंड प्रोटेस्ट बट मस्ट नॉट बी वायलेंट एंड लॉफुल। भाई पब्लिक ऑर्डर, भाई इकट्ठा हो जाओ, रैलीज करो, कोई बात नहीं यार, मोर्चा निकालो, बट हथियार वथियार के बिना। ओके, नंबर 3, राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, एनजीओ, सोसाइटीज, क्लब्स एक्सेट्रा, एंड राइट टू ज्वाइन देम। अगर आप बना नहीं सकते कोई बात नहीं, आप कहीं पे है ज्वाइन हो सकते हो। ओके, आप हिंदुस्तान की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, मॉरलिटी, वो आप ध्यान में रखना चाहिए आपको, राइट। और द फ्रीडम टू मूव द फ्रीली थ्रू इंडिया, citizen can travel anywhere within India without discrimination, no internal passport or barrier। लेकिन हाँ, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, शेड्यूल एरिया, इमरजेंसी लॉज, ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है ना। 5वां है फ्रीडम टू रिसाइड इन इंडिया, आप कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर रह सकते हैं। ये नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है और आपको ट्राइबल एरियाज़, एनवायरमेंटल लॉज, पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे रहने नहीं जा सकते जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई सेंचुरी हो, है ना, कोई पार्क हो, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो लॉ है, ये जो ये जो राइट है आपको जो दिया गया है, वो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट को इनेबल करता है। स्टेट कैन रेगुलेट फॉर क्वालिटी, सेफ्टी एंड फेयरनेस, कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी सेफ्टी, आपका फेयरनेस, ये सारी चीज़ चेक करेगी। बहुत सारी एमएसएमईज़ के अंदर जेड सर्टिफिकेट बनाया जाता है,
ZED करके सर्टिफिकेट आता है। इसके अंदर आपके MSME के अंदर आपकी जो छोटा बिजनेस है, आपका जो छोटा लाइक फर्म है, उसके अंदर आपकी जो लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे सेफ्टी कितनी है, कि भाई एग्जॉस्ट लाइक एग्जॉस्ट के क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विशर बॉटल है कि नहीं, फिर आप सेफ्टी ग्लव्स पहन के काम करते हैं नहीं, डिपेंड ऑन व्हाट वर्क यू डू, राइट। सो लाइसेंसिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, पब्लिक वेलफेयर रेगुलेशन, ये सारी चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, राइट। नाउ द वी आर मूविंग टुवर्ड द स्लाइड नंबर, आई थिंक वी आर मूविंग टू द स्लाइड नंबर 16। इट्स सो इट द आर्टिकल 20 वॉट, लाइक हमने अभी आर्टिकल 19 कंप्लीट किया, अब हम आर्टिकल 20 की तरफ बढ़े। तो प्रोटेक्ट विद रिस्पेक्ट, द प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। तो ये जो आर्टिकल जो कह रहा है, आर्टिकल 20 डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने के अंदर, राइट। तो इसको समझे, इसके सबसे पहले तो 3 टाइप है, ओके। फर्स्ट, protection against retrospective the criminal legislation. You cannot be the punished today for the something you wasn't crime when you did it, right? For example, मान लो कि आपने कोई ऐसी गलती की, जैसे कि कोई ऐसी सरकार की तरफ से कोई ऐसा लॉ लाइक पार्लियामेंट में पास हो चुका है जो हाल पास हुआ, लेकिन आपने कोई क्राइम ऐसा किया, मतलब जो क्राइम आपने किया था वो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आज 27 दिसंबर है, 2025 है, तो आपने आज कोई क्राइम कर लिया जो अभी अभी के लिए क्राइम नहीं है, बट 28 दिसंबर को सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया कि भाई फुलानी चीज़ क्राइम है, इट्स अनलॉफुल, राइट। तो 29 दिसंबर को आपके साथ इस वजह से आपको लाइक यू नो आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मतलब ना ही आपको जेल होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स वॉज नॉट अ crime when I was doing this particular thing, right? The second is a double jeopardy. This indicates that person cannot be convicted for the same offense more than once. मतलब आपसे एक बार गलती हो गई, आपने चोरी कर ली, मतलब ऑफकोर्स गलती से तो कोई चोरी नहीं ही करता है, बट आपने चोरी की, आपको सज़ा मिल चुकी है ना, आपने जो भी पेनल्टीज़ वगैरह भरी, आपने जो भी टाइम पीरियड के लिए आप लाइक कोई इंसान जेल में गया वो एक बार करने के बाद आपको उसी मतलब गुनाह की वजह से दोबारा सज़ा नहीं होगी। फिर द थर्ड पार्ट इज के प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि मैं खुद जाकर नहीं कह सकता कि भाई हाँ मैंने क्राइम किया और मैं ही कर सकता हूँ, है ना। लाइक द अक्यूज पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू टेस्टिफाई और द प्रोड्यूस एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब मैं जाके नहीं कहूँगा कि भाई हाँ मैंने किया है। लाइक मैनी पीपल्स, फॉर एग्जाम्पल कोई मेंटली अनस्टेबल है वो भी कह सकता है। सो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला लाइक जो पार्ट है, पॉइंट है, वो आर्टिकल 20 के अंदर डाला है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दिस इम्प्लाइज दैट नो पर्सन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस शैल बी कंपाइल्ड बाय द स्टेट टू बियर द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हाँ भाई हाँ, मैंने देखा अपने आपको चोरी करते हुए, दिस एग्जाम्पल, मैंने अपने आपको चोरी करते हुए देखा, राइट। और प्रोवाइडिंग फिंगरप्रिंट्स, DNA, हैंड राइटिंग सैम्पल्स, ये सारी चीज़ें लाइक दीज आर द फिजिकल एविडेंस नॉट टेस्टिमनी, है ना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये नहीं है, मतलब मान लो कि मैंने कोई क्राइम लाइक मुझसे कोई क्राइम हुआ है, तो किसी और को उसका फिंगरप्रिंट, DNA या फिर हैंड राइटिंग सैम्पल, या फिर मेरा DNA, फिंगरप्रिंट या हैंड राइटिंग सैम्पल, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, इट्स अ टेस्टिमनी। ये आपको एग्जामिन किया जा रहा है, आप कहीं झूठ बोल रहे हैं, आप ना बोले कि भाई हाँ मैंने नहीं किया, हालांकि हद तक कि मैंने ही किया है। लेकिन इस केस के अंदर में अगर कोई मेरे फिंगरप्रिंट्स या फिर जो मेरे DNA टेस्ट या फिर हैंड राइटिंग सैम्पल्स वगैरह जो भी टेस्ट करने के लिए जो भी है, दैट्स अ टेस्टिमनी, दैट्स नॉट फिजिकल एविडेंस। सो आई मीन these are the physical evidence, these are not testimony, okay. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड फॉर ऑफ हिज लाइफ द पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट as per the procedure established by the law. It guarantees that life or the personal liberty shall not be taken away without the sanction of the law. It ensures that no person to be punished or the imprisoned merely at the wishes of the some authority, है ना। अगर मान लो पर्टिकुलर ग्रुप ने लाइक यू नो सोचा कि भाई हाँ ये इंसान हमें सही नहीं लग रहा,
तो वो उनको सज़ा नहीं दे सकते कि भाई हाँ हमें ये इसने कुछ ऐसा बोल दिया। अगर उसको सज़ा देनी होगी तो उसको सज़ा कोर्ट देगी, है ना, उसको सज़ा पुलिस, मतलब पुलिस बीच में आएगी। ओके, सो लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी आर द डिफॉल्ट राइट्स नॉट फेवर फ्रॉम द स्टेट, कि भाई सरकार आपको जीने दे रही है तो सरकार आप पे कोई ऐसा नहीं कर रही है, ये आपका हक है। द स्टेट कैन एक्ट ओनली थ्रू द वैलिड लॉ नॉट पर्सनल डिस्क्रिप्शन। ओके, arbitrary arrest detention और द पनिशमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आपको कोई ऐसे ही अरेस्ट करके ले जाए, ऐसे ही डिटेन कर दे, ऐसा नहीं हो जाए। अथॉरिटी इज, मतलब अथॉरिटी, अगर फॉर एग्जांपल पुलिस के पास अथॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लीगलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? पुलिस हैज़ अ पावर, समथिंग ही हैज़ अ पावर, डीएसपी, आईजी, है ना, डीआईजी, दे हैव सम पावर, बट इट डजंट मीन कि दे हैव लीगलिटी। वो चाहे आपको, मतलब उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई आपको अरेस्ट कर दूं, वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है बाई लॉ, है ना, आपने कोई कानून तोड़ दिया, है ना, तो दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ, ये सारी चीज़ें कानून तय करेगी। देयर मस्ट बी द लॉ पासिड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, कोर्ट है ना। द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल, नॉट एज इंटरप्रेटेड बाई कोर्ट। जो कोर्ट इंटरप्रेट करेगी वही समझेगी, जो कोर्ट को जो समझ में आएगा उस हिसाब से आपके साथ बढ़ता होगा कि भाई आपने जो क्राइम किया उसके साथ आपके लिए क्या किया जाए, है ना। पनिश समवन जस्ट बिकॉज द अथॉरिटी वांट्स टू, ये नहीं हो सकता भाई कि इम्प्रिजन विदाउट द लीगल ग्राउंड्स, कि भाई बस जेल में डाल दो इसको, टेक द लाइफ और द लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग द लॉफुल प्रोसीजर। भाई अगर पुलिस चाहे कि भाई हाँ इसको अरेस्ट करके इसको जेल में मार डालो, जो हम अक्सर मूवीज़ के अंदर देखते हैं या फिर आजकल जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी सारी चीज़ें चल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसे कर। हाँ, आई एग्री द पुलिस हैव अथॉरिटी टू डू सो, बट अपने तरफ से, अपने मन से, अपने इंटरेस्ट से करे, दिस इज अनलॉफुल। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज आर्टिकल 22, prevent the arbitrary arrest and detention. The no person arrest shall be the detained without informing him on the ground of the arrest. कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दिस इज नॉट लाइक हाँ मेरे को मज़ा आ रहा है, मैंने कर दिया, मुझे करना है तो मैंने किया, नहीं, दिस नॉट शुड बी लाइक दिस। तो दिस आर्टिकल इज अप्लीकेबल फॉर द बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, कि भाई हाँ कोई बाहर से आया तो उसके लिए भी अप्लीकेबल है। इट कम्स इन टू द पिक्चर आफ्टर द पर्सन हैज़ बीन अरेस्ट। तो अगर कोई पर्सन मतलब अरेस्ट हो रहा है तो उस, ये जो आर्टिकल है ये पिक्चर में आता है। इट इज नॉट फंडामेंटल राइट्स अजेंडा डिटेंशन एंड अरेस्ट। द आइडिया बिहाइंड दिस राइट इज टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई मतलब फेक, कोई मतलब जानबूझकर बस ऐसे ही आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट। सो ये आइडिया लाइक ये आर्टिकल है इस वजह से। सेकेंड थिंग जो इसके अंदर पढ़ाई जाती है, मतलब इसके जो कुछ पार्ट्स है आर्टिकल 22 के, तो इट प्रिवेंट, ऑफ कोर्स इट प्रिवेंट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो द आर्टिकल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सेफगार्ड्स। द आर्टिकल 22(1) जो कहता है कि एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म एज टू वाई ही हैज़ बिन अरेस्ट। आपको पता होना चाहिए आपको क्यों अरेस्ट किया गया। फर्दर ही कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एडवोकेट। हाँ, बहुत सारी केसेस मतलब ऐसी है जहाँ पे, मतलब बहुत सारे नहीं, नीचे यहाँ पे दिया गया है, दीज सेफगार्ड्स आर हाउएवर नॉट एप्लीकेबल टू द एनी मेल। कोई अगर घुसपैठिया हो, है ना, जैसे कि मे बी देयर आर सम टेररिस्ट, है ना, द पीपल अरेस्ट अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, है ना। तो इन दो केसेस के अंदर आपको वकील नहीं दिया जाएगा। अगर हाँ, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आपसे इंडियन लॉ के तहत कोई क्राइम हो चुका है तो आपको एक वकील दिया जाएगा, एडवोकेट। अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट वकील दिया जाएगा, है ना, सरकारी वकील दिया जाएगा। आर्टिकल 22, द अरेस्ट इंडिविजुअल शुड बी द प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, है ना। नो इंडिविजुअल, आर्टिकल 22(3) ये कहता है, नो इंडिविजुअल who has been arrested can be kept in custody for the more than the period determined by the judicial magistrate। हाँ, कोर्ट ने जितना टाइम दिया है उससे ज़्यादा उसको अरेस्ट, मतलब कस्टडी के अंदर हम उसको नहीं रख सकते। तो जैसे नीचे दिया गया है कि दिस सेफ गार्ड्स, मतलब ये जो प्रिवेंशन है कि किसी का फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट अरेस्ट हो चुका है तो उसको थोड़ी वकील मिलेगा। कोई इंसान ऐसा है जो लाइक देश की, देश के अंदर फसाद फैला रहा है, कोई नक्सलवाद है ना, वो तो है हिंदुस्तानी ही बट नक्सल कर रहा है, मतलब नक्सल कर रहा है, आई एम सॉरी, नक्सल करना नहीं होता है, वो नक्सल है ना, नक्सलवादी है, तो उसको
इस केस के अंदर जो टेरर फैला रहा हो, डर फैला रहा हो, टेररिस्ट मे बी फ्रॉम द इंडिया, मे बी फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, मे बी फ्रॉम द अदर कंट्रीज, है ना, एनिमी एलियंस, यहाँ पे एलाइज होगा, no, it's alien, right, it's alien, it's correct, okay. So now we are moving to the next part. Now we are moving to the article, like article 23, 24, right against exploitation. So traditionally the Indian society has been hierarchical, that has been encouraged exploitation in many forms, okay. हमने ज़मींदार के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है। दीज काइंड ऑफ द सिस्टम आर द नोन एज अ फोर्स्ड लेबर, ओके, कि भाई ज़बरदस्ती काम करवाना, है ना। सो आर्टिकल 23 ये कहता है द प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, है ना। It says that traffic in human being and a beggar and other similar form are the forced by the labor is prohibited in any breach of this provision shall be offense punishable in accordance with the law. The traffic in human being means the selling and or the buying the human being as a material goods. Trafficking, especially of the young women, girls, and even boys, is continuing as an illegal trade. Okay. तो आप मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसका समझाने की मतलब ज़रूरी बात नहीं है कि बेगर्स एंड ऑल फॉर्म आर द फोर्स बाय लेबर इज़ प्रोहिबिटेड। किसी को भी उठा के आप किसी भी काम नहीं करवा सकते हो। हाँ, चाइल्ड लेबर की भी बात आएगी। एंड बाइंग और सेलिंग ह्यूमन लाइक कमोडिटीज़, कि भाई किसी को बेचना, जनरल तौर पर हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं। इसके अंदर मैं जो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इन सारी चीज़ों मतलब नॉट बेखबर, बाखबर हो आप लोग, राइट। सो recruitment, transport, transfer, the harboring the person through the force, fraud, abuse of the power, है ना, sexual exploitation, bonded labor, child labor, organ trade वगैरह वगैरह, आप ये सब illegal है of course, है ना। And forced labor like work extracted without payment or the minimal, मतलब जो एक इंडिया के अंदर मिनिमल वेजेस है ना, कुछ 700-800 रुपये ऐसा कुछ है, तो उससे भी अगर आप कम दे रहे हो तो इट्स ऑल्सो पनिशेबल, ओके। So it comes when economic compulsions is equal to forced labor, है ना। Now the next part, we are moving to the article 24 and prohibition of the employment of the children, right. It says that no child below the age of the 14 years shall be employed to the work in any factory or the mine or engage in any other hazardous employment. However, the employment of the child in non-hazardous work is allowed. मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि फैक्ट्री के अंदर, माइंस के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर कोई हैज़ार्डस जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अगर 14 साल का है, उससे नीचे अगर किसी से आप काम करवा रहे हो, किसी दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर अगर काम करवा रहे हो, तो दुकान मीन्स अगर हाँ खुद की है, बच्चा खुद से कर रहा है यार, मतलब खिलौने की दुकान है, ऐसे सब छोटी मोटी दुकान, जो अपने किराने की दुकान हो गई, है ना, गेहूँ चावल की दुकान हो गई, वहाँ पे अगर बच्चा 14 साल 13 साल का बच्चा काम कर रहा है तो दैट्स ओके। बट फैक्ट्री, माइंस एंड एंगेज इन हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट, तो वो भाई इट्स अ प्रोहिबिटेड। एंड हाँ, नॉन हैज़ार्डस वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हाँ, किराने की दुकान वगैरह वगैरह, है ना, जैसे कि चाइल्ड एक्टर्स, जैसे कि हैरी पॉटर आपने देखी, वहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे, या फिर आपने भूत अंकल मूवी देखी होगी, जो जिसके अंदर जैकी श्रॉफ और बहुत सारे बच्चे भी थे। तो उस टाइप की मूवीज़ के अंदर जो बच्चे काम, बहुत सारे सीरियल्स के अंदर बच्चे काम करते हैं, तो दैट्स आर ओके। द चिल्ड्रन आर द एसेट ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ अ बेसिक राइट टू द एंजॉय द हैप्पी चाइल्डहुड एंड गेट एजुकेशन, के बच्चों का यह हक है कि वो अपना बचपन जिए और एक एजुकेशन हासिल करे, है ना, शिक्षा हासिल करे। नाउ द नेक्स्ट इज अ राइट टू द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, बट इसको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करूँगा। एंड ये जो सेशन है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट के लिए हो चुका है, सो मैं इसके अंदर भी टाइम स्पेन ऐड कर दूंगा, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप थ्रू आउट द आर्टिकल मूव हो सके। सो होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहे। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।